टेंथ का जो सिलेबस है फिजिक्स के अनुसार लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, जैसे हमें पता है ये जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यह प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। अब जैसा कि पता है प्रकाश का कुछ गुण भी होता है। जैसे प्रकाश का गुण में अगर बात करते हैं हम, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, प्रकाश का सबसे पहला गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सरल रेखा। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश का यह पहला गुण है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण यह है कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के मार्ग में जो भी वस्तु आएगा उसका तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीसरा गुण होता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के संचरण या गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होते हैं जिनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना ये तरंग बिना किसी माध्यम के ही चल सकती है या गमन कर सकती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रकाश का चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। प्रकाश से पहले भी कई सारे तरंग या किरण हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस तरंग का तरंगदैर्ध्य या जिस विकिरण का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन
होता है वही प्रकाश हमें विजिबल है या दिखाई देती है। तो ये सब प्रकाश के गुण हैं। और किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी भी वस्तु को देखना है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, तो इसमें प्रकाश का दो घटना होता है। किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं। सर्वप्रथम प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है, जिस वस्तु को देखना है प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, उस वस्तु पर पड़ता है। तो इस वस्तु पर दो कार्य होते हैं प्रकाश का। पहला, इस वस्तु के द्वारा प्रकाश की कुछ मात्रा जो होती है परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। दूसरा, प्रकाश की कुछ मात्रा अवशोषित हो जाती है। परावर्तित मतलब क्या होता है, प्रकाश इस पर पड़ा, वस्तु पर टकराने के बाद पुनः वापस लौट आ गया, तो यह परावर्तन की घटना है। अर्थात किसी भी हमें वस्तु को देखने के लिए दोनों घटनाओं का होना अति आवश्यक है। किसी भी रंग का निर्धारण करने के लिए जैसे जो प्रकाश होता है, प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश, ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों का समूह होता है। 7 रंगों का समूह होता है, समूह होता है। कोई वस्तु हमें किस रंग की दिखती है, कोई वस्तु हमें किस रंग की दिखती है, इसके लिए ये दोनों घटनाएं अति आवश्यक है। एक परावर्तन का घटना और एक अवशोषण का घटना। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हमें हरा क्यों दिखाई देता है या नीला क्यों दिखाई देता है, नीला, तो वह वस्तु क्या करता है, उस वस्तु से केवल नीले रंग का परावर्तन होता है, बाकी 6 कलर या 6 रंग का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए वह वस्तु हमें नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, अर्थात जो वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है उसी रंग का परावर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु हमें हरा दिखाई देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु के द्वारा हरे रंग का परावर्तन हो रहा है और बाकी 6 रंगों का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, मिथिलेश यादव, हेलो गुरुजी। ठीक है भाई। बबलू, एस सर, ओके, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को हम तरंग के रूप में भी मानते हैं और कण के रूप में भी मानते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो तरंग माध्यम के द्वारा ही सिद्ध होती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। जैसे अगर तरंग के रूप में जो प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है,
व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रकाश को तरंग के रूप में मान लेते हैं, जबकि क्राफ्टन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव इनके लिए हमें प्रकाश को कण के रूप में मानना पड़ेगा। इसलिए प्रकाश में ये दोनों प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रकाश को हम कहते हैं कि प्रकाश के पास दोहरी प्रवृत्ति है, दोहरा, डबल नेचर। तो इसलिए प्रकाश का डबल नेचर है। प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं। यदि हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, तो हमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानना पड़ेगा। यदि हमें क्राफ्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है तो हमें प्रकाश को कण के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसे भी देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड से लाइट इस पर टकरा रही है, पुनः वापस आ रही है और माध्यम वायु ही है। हमारे आसपास जो माध्यम में वायु है, तो प्रकाश किरण इससे टकराया, टकराने के बाद वापस आ गया, यानी पुनः वायु में ही आ गया। तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब प्रकाश किसी चिकने तल से क्या करता है, टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मीडियम चेंज नहीं होगा। यदि माध्यम चेंज हो जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, वहां पर अपवर्तन का घटना कार्य करता है। तो परावर्तन के लिए एक ही माध्यम आवश्यक है, जो माध्यम है वो एक ही है। प्रकाश किरण वायु से गया, जैसे प्रकाश किरण वायु से इस व्हाइट बोर्ड पर टकराया, टकराने के बाद पुनः वायु में ही वापस लौट गया, तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर परिभाषा की बात करें तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराती है तो पुनः टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण या कोई भी चिकना तल है, इस तल पर एक प्रकाश किरण टकराया। ठीक है, तो जो किरण टकराएगी उसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये किरण टकराया तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये सरफेस पर या पृष्ठ पर या जो चिकने तल हैं, इस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। जहां से प्रकाश किरण टकरा के वापस लौटती है, इस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। ये परावर्तक तल हो गया। और परावर्तक तल पर प्रकाश जिस बिंदु पर टकराया है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु। ठीक है, फिर से देख लीजिए। मान लीजिए यह हमारा कोई समतल दर्पण है या चिकना सतह है। एक प्रकाश किरण इस पर टकराया, तो जो प्रकाश किरण टकरा रही है उसको हम आपतित किरण कहेंगे। जिस तल से टकराकर वापस लौटती है वह तल हमारा परावर्तक तल कहलाएगा। जिस बिंदु पर टकराएगा वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर एक अविलंब खींचा जाता है। अविलंब
मतलब जो हमारा परावर्तक तिल है उससे 90 डिग्री पर, तो एक अभिलंब खींचते हैं, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब को इंग्लिश में हम नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसको एन से दर्शाया जाता है, नॉर्मल। और ये हमारा इंसिडेंट रे, इसको दर्शा सकते हैं आई आर से, ठीक है, ये हमारा आई आर हो गया, ठीक है। ये हमारा आपतन बिंदु, इंसिडेंस पॉइंट, इसको हम पी से दर्शा सकते हैं, ये। अब देखिए इसमें होता क्या है, अभिलंब और आपतित किरण, ये जो अभिलंब है जो सरफेस से 90 डिग्री पर है उसी को हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। कहा, अभिलंब और आपतन, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ये जो कोण है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ये हमारा आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम दर्शा सकते हैं आई से, इंसिडेंस एंगल आई से, ठीक है। अब ये जितने अंश पर आया है या जितने कोण पर आया है उतने ही कोण पर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम हमारा वायु है, वायु से प्रकाश किरण आया, इस चिकने सतह पर टकराया और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट रहा है, ठीक है। तो ये जितने अंश पर आया है, जितने कोण पर आया है उतने ही कोण पर वापस लौट जाएगा, और इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, आर से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये, और जो किरण जा रही है उस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जो एंगल है यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए। पहला काम क्या हो रहा है, एक चिकना सतह हमने लिया, चिकना सतह, और एक किरण हमने, ये एक किरण को हमने छोड़ दिया है, यह किरण इस चिकने तल पर टकरा रही है। तो जो किरण चिकने तल पर टकरा रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, पहला पॉइंट। जिस तल पर टकरा रही है ये हमारा आपतित किरण हो गया, जिस तल पर टकरा रही है उसको हम परावर्तक तल कहते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया ये। और जिस बिंदु पर टकरा रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर हम ये आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं 90 डिग्री पर, आपतन बिंदु पर हम अभिलंब ड्रा करते हैं, खींचते हैं 90 अंश पर, नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद जो किरण वापस लौट रही है, जो आपतन बिंदु से जो किरण वापस लौट रही है टकराने के बाद, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण, ये पांचवा पॉइंट हो गया। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। अगर परावर्तन के नियम के बारे में बात करें, परावर्तन के नियम दो हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम दो हैं। पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नियम यह है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण पर अभिलंब, ये जो आपतित किरण है उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु, आपतित किरण हो गया, उसके बाद आपतन बिंदु, आपतित किरण फिर क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा
परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे ये हमारा कोई सतह है, चिकना सतह है या दर्पण ही है, तो इसमें देखिए ये है कि मान लीजिए कि ये हमारा ये किरण है, ये किरण दर्पण पर पड़ रही है, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। और यह अभिलंब, ये जो जिस पॉइंट पर पड़ रहा है, यानी परावर्तक तल के जिस बिंदु पर ये टकरा रहे, वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो इसी बिंदु से ही परावर्तित किरण जाएगी, यहां से नहीं जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपतित किरण टकराई है, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर टकराई है वहीं से होकर परावर्तित किरण जाएगी। ठीक है, ठीक है। तब तो पहला नियम वही है कि जो आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, अलग अलग तल में नहीं हो सकते हैं। यह पहला नियम था। अगर दूसरे नियम के बारे में बात करें तो जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह है, जो दूसरा नियम है परावर्तन का दूसरा नियम, जो दूसरा नियम है वो है यह है कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है यानी कोण आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण। गोलू सर सिलेबस पूरा होगा या नहीं? होगा भाई, पूरा सिलेबस हो जाएगा। अर्पित होगा भाई, ठीक है। अनिल हेलो सर। विशाखा ठीक है, पूरा सिलेबस पूरा होगा, कवर हो जाएगा टाइम पर। ठीक है, अब एक पॉइंट होता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अगला अगर पॉइंट के बारे में बात करें तो ये होता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता। प्रकाश का क्या होता है, उत्क्रमणीयता। ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश का उत्क्रमणीयता, तो ये देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई चिकना सतह या तल है, ठीक है, इस तल पर यह किरण टकरा रही है, इस तल पर यह किरण टकरा रही है, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये किरण टकराया तल पर, इसको कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, ये टकराने के बाद यहां पर आपतन बिंदु होगा और इस पर अभिलंब होगा। आपतन बिंदु पर जो 90 अंश पर रहता है उसी को हम कहते हैं अभिलंब। ये एंगल आई है और ये एंगल जितने अंश पर आया है, जो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जितने अंश पर आया है ये उतने ही अंश पर ये वापस लौट जाएगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या कहलाता है, ये इसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यदि हम यहां पर एक और दर्पण लगा दें, यदि हम यहां पर एक दर्पण लगा देते हैं, ये जैसे प्रकाश किरण ये यहां से टकराया, किसी भी सोर्स से प्रकाश किरण आ रहा है,
कोई भी सोर्स है, कोई स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण आ रहा है, इस तल पर टकराया, टकराने के बाद पुनः वापस लौट गया। तो यहां पर एक और हम दर्पण लगा देते हैं। तो इस दर्पण के लिए मान लीजिए कि यह पहला दर्पण 1 है, मिरर 1 है, और यह मिरर 2 है। तो मिरर 2 के लिए या दर्पण 2 के लिए यह जो किरण होगी यह आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा। यह जो आपतित किरण की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और यह जो किरण है इस दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ रहा है। हम ऐसा सेट किए हैं कि यह अविलंब से होकर जा रहा है। ठीक है, जैसे उसमें वो नियम क्या था, वो जो नियम है उसमें एक नियम और होता है, परावर्तन के नियम से एक निकलता है। जैसे ये है हमारा, ये हमारा आपतित किरण है या परावर्तित किरण, और ये अविलंब। तो अविलंब से जो किरण आएगी वह टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अविलंब से जो किरण आएगी वह टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में जैसे आई वैसे वापस लौट जाएगी। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। जैसे हम दर्पण को ऐसा सेट किए हैं कि जो परावर्तित किरण या दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ रहा है, तो यह किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये इस पर टकराया, इस पर टकराने के बाद यह पुनः वापस लौट जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे दर्पण के लिए जो परावर्तित किरण वह आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी, और जो पहले दर्पण के लिए आपतित किरण है वह दूसरे दर्पण के लिए परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगी। तो प्रकाश, ये प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्कर्मणीयता। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगा। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्कर्मणीयता। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है, ये पहले दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। दर्पण क्या होता है, जैसे हम कोई पारदर्शी कांच ले लेते हैं। एक होता है पारदर्शी कांच, पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश किरण आर पार निकल जाए। ठीक है, गमन कर जाए, आर पार निकल जाए, वही हमारा पारदर्शी है। तो हमें कोई भी दर्पण बनाना है तो सबसे पहला कार्य क्या है, हम पारदर्शी कांच ले लेंगे। पारदर्शी कांच, अब पारदर्शी कांच लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पारदर्शी ये कांच ले लिया, ऐसे ये हमारा कांच है। अब हम करते क्या है, कांच के एक तरफ दो तल होंगे, तो कांच के एक तरफ हम क्या कर देते हैं, कोटेशन कर देते हैं या कलई कर देते हैं। ठीक है, कांच के एक तरफ हम क्या कर देंगे, लाल ऑक्साइड का कलई किया जाता है। लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का कलई करने के बाद इसके ऊपर हम पेंट कर देंगे, तो एक तल क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, और जो दूसरा तल होगा वह परावर्तक तल होगा। जैसे ये इस तल पर हमने कलई किया है, तो यह तल हमारा क्या होगा, अपारदर्शी, यानी यहां से प्रकाश किरण आर पार नहीं जाएगी। ठीक है, और जो एक तल होगा क्या हो जाएगा, वह परावर्तक तल हो जाएगा। परावर्तक तल, एक तल क्या हो जाएगा हमारा, ये कलई कर दिए तो वह हो जाएगा अपरावर्तक, यानी वहां से परावर्तन बहुत कम होगा।
ये, और यहां से परावर्तन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एक तल परावर्तक तल और एक तल क्या हो जाएगा, अपरावर्तक। ठीक है। अब देखिए कि कलई किसका किया जाता है, लाल ऑक्साइड का करते हैं, या तो हम AgNO3 का भी प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का, ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका यूज चुनाव में स्याही लगाने के लिए भी किया जाता है हाथों पर, ये AgNO3 वही है। या तो लाल ऑक्साइड का कर देंगे, तो जो दो तल बनेंगे, एक तल हमारा परावर्तक तल हो जाएगा और इस तरह जो बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण। जैसे दर्पण बनाना है तो पहला काम क्या करेंगे, हम एक पारदर्शी कांच ले लेंगे, पारदर्शी जिसे प्रकाश किरण आर पार निकल जाए। अब उस पर हम क्या करेंगे, एक तल पर हम क्या कर देंगे, लाल ऑक्साइड का पहले हम पेंट कर देंगे, ये लाल ऑक्साइड का कलई करते हैं, लाल ऑक्साइड का कलई करके कोटेशन करके उसके बाद हम क्या कर देंगे, पेंट कर देते हैं। इसको अस्थायी करने के लिए हम पेंट कर देते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या दूसरा चीज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर देंगे, फिर पेंट कर देंगे, जिसके कारण हमारा दर्पण का निर्माण हो जाएगा। जो एक तल होगा वो, जिस पर कलई नहीं करेंगे वह तल हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा, परावर्तक तल। तो ये ऐसे हमारा दर्पण बनता है। अब देखिए होता क्या है, जो दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये जो दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और दूसरा है गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण है और एक क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। एक हमारा समतल दर्पण है और एक क्या है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, यदि जो हम पारदर्शी प्लेट लिए थे, जो पारदर्शी हमने पारदर्शी कांच का जो प्लेट लिए थे, कांच का जो प्लेट लिए थे, यदि वह प्लेन होगा, समतल होगा, तो उससे जो बनेगा उससे हम कहेंगे समतल दर्पण। यदि वह गोलीय होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है। तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगा, यदि हम कांच का क्या लेंगे, यदि हम एक पारदर्शी कांच का प्लेट लेते हैं और एक तरफ हम कलई कर देते हैं, कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। और यदि हम जो पारदर्शी कांच की जो है प्लेट है वह गोलीय लेंगे, जैसे यह गोली लेंगे तो यह हमारा गोलीय दर्पण होगा। इसमें एक तरफ मान लीजिए कि हम पेंट कर देते हैं तो दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। ठीक है। एक तरफ हम पेंट कर दिए या कलई कर दिए तो दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। ठीक है। अब देखिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। यदि हम अवतल दर्पण का बात करते हैं तो जो अवतल दर्पण है इसी गोलीय दर्पण का एक भाग है। जो ये गोलीय दर्पण हमने बनाया था ऐसे गोलीय दर्पण है तो इसी का ही भाग है। जैसे ये हमारा है, ये अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण ले लिए, ये तो गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। इसमें होता क्या है, जो उभरा हुआ तल है उस पर हम कलई कर देते हैं। उभरे हुए तल पर क्या कर देंगे, कलई, और जो दबा हुआ भाग है वह परावर्तक तल कहलाएगा। दो तल हैं, जो उभरा हुआ भाग है उस पर हम कलई कर देते हैं और जो दबा हुआ भाग है इस पर हमने क्या कर दिया, कलई, और जो दबा हुआ भाग है इसको हम कहेंगे
परावर्तक तल। ये हमारा परावर्तक तल हो गया। ठीक है, तो ये अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगा अवतल दर्पण का? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके ये जो उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, और जो दबा हुआ भाग है, दबा हुआ भाग है वह क्या होगा? परावर्तक तल होगा। तो हमारा जो दर्पण बनेगा उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखो क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता क्या है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें दबे हुए भाग में कलई किया गया है। ठीक है, इसमें दबे हुए भाग में कलई की जाती है, और जो उभरा हुआ भाग है वह हमारा परावर्तक तल होता है। ठीक है, ये कलई वाला भाग है ये। ठीक, अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये यानी गोलीय दर्पण का वह भाग, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल, जिसके दबे हुए तल पर क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, तथा तो उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे ये हमारा है, ये इसी का भाग है, गोलीय दर्पण का ही भाग है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में ये उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके दबे हुए भाग में, जो दबा हुआ भाग है उसमें कलई किया गया हो, तथा उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है, उसी को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आगे हम सब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ये तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जैसे है, गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, पहला परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो पहला परिभाषा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, पहला परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ जाते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे अगर बात करें हम, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है ये। ठीक है, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण है ये, ठीक है, ये किसी खोखले गोले का, ये यानी गोलीय दर्पण का ही भाग है। ये क्या है, गोलीय दर्पण, यह गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, जैसे हमारा गोलीय दर्पण है यहां पर, तो इसका जो केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण का जो क्या होगा, केंद्र होगा,
वही केंद्र ही इस अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा, तो ये भी तो गोली, यानी दोनों दर्पण किसके भाग हैं? गोलीय दर्पण के भाग है। दोनों दर्पण जो है, जो हमारा उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण किसके भाग हैं? गोलीय दर्पण के भाग हैं। तो जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा, जो गोलीय दर्पण का क्या होगा? केंद्र होगा, वही केंद्र ही इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह हमारा पहला परिभाषा है। दूसरा बात करते हैं, दूसरी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा रेडियस हो गया, और इसको हम C से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से दर्शाते हैं। ये अगर इसको दर्शाने के बारे में बात करते हैं, जैसे ये C है, इसको हम किससे दर्शाएंगे? C से। अब त्रिज्या क्या होता है? ठीक परिभाषा वही कि ये, यानी दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका त्रिज्या, ठीक है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जिस गोलीय दर्पण का क्या है? भाग है, उसी का त्रिज्या, इसी दर्पण का क्या कहलाता है? यही त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है, यही त्रिज्या इसका क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो वक्रता त्रिज्या का क्या परिभाषा हुआ? यही कि दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है, उसी गोलीय दर्पण का त्रिज्या ही उसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या भी हो गया। अब उसके बाद आता है ध्रुव। अगर तीसरी परिभाषा के बारे में बात करें तो तीसरी परिभाषा ध्रुव है। तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र भी हो गया। अगर यहां पर बात करें, एक हो गया वक्रता केंद्र, इसको दर्शाते हैं C से। दूसरा हमने क्या पढ़ा? वक्रता त्रिज्या, इसको दर्शाएंगे हम R से। तीसरा हम पढ़ रहे हैं ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको किससे दर्शाएंगे? P से। तो ध्रुव क्या होता है? जैसे देख लीजिए, कोई भी दर्पण ले रहे हैं, ये दर्पण है, ये दर्पण का जो पहला सिरा, इसको M1 ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा? M2। तो ध्रुव क्या होता है? ये जो परावर्तक तल है ना, ये जो परावर्तक तल है, इसी का मध्य बिंदु, जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे ये हमारा दर्पण है, तो ध्रुव का परिभाषा क्या हो जाएगा? ध्रुव यानी जो परावर्तक तल है, उसका जो मध्य बिंदु होता है, जो यहां से यहां तक क्या है? ये M1 सिरा है, और ये क्या है? M2। इसी का जो परावर्तक तल है, इसी का जो मध्य सिरा होगा, यानी जो ये परावर्तक तल में का जो मध्य होगा, वही क्या कहलाएगा? ध्रुव। ठीक है, यानी परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव, पोल कहलाता है। यह भी परिभाषा क्लियर। चौथी परिभाषा के बारे में बात करें तो चौथा परिभाषा होता है मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं मुख्य को प्रिंसिपल, और एक एक्सिस, इसलिए इसको PA से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है ये भी देख लीजिए। यहां पर हमारा वक्रता केंद्र था, यह हमारा P हो गया, और यहां पर हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, परिभाषा यहां से स्टार्ट हो रहा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो मुख्य अक्ष का क्या परिभाषा हो जाएगा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। ठीक, ये पांचवी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। अगर इसके बाद बात करते हैं, मुख्य फोकस आता है। मुख्य फोकस, इसको हम एफ से दर्शाएंगे। मुख्य फोकस या फोकस भी कर देते हैं इसको हम किससे दर्शाते हैं? एफ से। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये तो इसमें देखिए होता क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यदि प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर टकराती है, दर्पण पर टकराती है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वही बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए था। अगर उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं, ये अवतल दर्पण और ये क्या है? उत्तल दर्पण। तो ये भी देख लीजिए, ये प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समानांतर। ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर टकराया। अब टकराने के बाद इसमें प्रतीत होगा, ठीक है, ये हमें प्रतीत होगा कि यहां से होकर जा रहा है, यहां से ये। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हुए प्रतीत होगा, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। अच्छा, दोनों को मिला के परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवतल दर्पण काटती है, अवतल दर्पण में काटती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? उत्तल दर्पण। वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। जैसे ये है, ये प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर इस पर टकराया, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा, वही हमारा मुख्य फोकस है। इसमें देखिए प्रतीत हो रहा है कि यह यहां से होकर जा रहा है। ये प्रकाश किरण यहां पर टकराया, टकराने के बाद हमें प्रतीत हो रहा है कि मुख्य अक्ष के इसी बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? फोकस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने प्रकाश के बारे में ये 5 जो परिभाषाएं उसको पढ़े। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। बंद करो। अरे बाप रे, अरे बंदा जोर लो।